सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? चश्मे वाला कभी किसी फौज का सिपाही नहीं रहा, वह सेनानी नहीं था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के प्रति उसका सम्मान, उसका समर्पण देखकर शायद उसका नाम लोगों ने कैप्टन रख दिया था। वह बहुत बूढ़ा और मरियल सा आदमी था और गरीब भी था। उसके पास कोई दुकान या घर, कुछ दुकान नहीं थी, लेकिन फिर भी जितने भी उसके पास अपने वो सीमित साधन संसाधन हैं, वो उसी से नेताजी की मूर्ति के प्रति अपना सम्मान प्रकट करता है। शायद यही कारण रहा हो कि लोग उसे कैप्टन कहकर पुकारते थे, लेकिन कहीं न कहीं उनके इस नाम के पीछे उपहास भी छिपा हुआ है। कैप्टन का मजाक उड़ाने का उद्देश्य भी कहीं न कहीं उसमें शामिल है, क्योंकि हम देखते हैं पानवाला भी कहता है कि वह बूढ़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। तो इस बात से हमें पता चलता है कि कहीं न कहीं लोग उसका उपहास भी करते थे, कैप्टन नाम रखकर उसका उपहास बनाते थे। दूसरा प्रश्न, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। पहला प्रश्न है कि हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? हालदार साहब मायूस थे क्योंकि कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु हो चुकी है और कैप्टन ही था जो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर हमेशा चश्मा लगाता था। तो हालदार साहब मायूस थे कि इस बार जब वो जाएंगे तो नेताजी उन्हें बिना चश्मे के ही दिखाई देंगे। इसी बात को सोचकर वो अब मायूस हो गए थे। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर लगा हुआ सरकंडे का चश्मा हमारे मन में यह उम्मीद जगाता है कि अभी भी हमारे देश की धरती देशभक्ति से खाली नहीं है। आने वाली जो हमारी युवा पीढ़ी है उसमें भी अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान की भावना है, और जहां देश की युवा पीढ़ी में अपने देश को लेकर भक्ति की भावना है, देश के लिए सम्मान की भावना है, उस देश का कभी भी अंत नहीं हो सकता। तीसरा, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? हालदार साहब के लिए सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा लगाना छोटी बात नहीं थी, इतनी सी बात नहीं थी। उनके लिए वो एक स्वतंत्रता सेनानी के प्रति सम्मान दर्शाने वाली बात थी। उनके मन में ये आशा थी, या उन्हें ये बहुत अच्छा लगता था देखकर कि इस कस्बे में अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मन में देशभक्ति की भावना बची हुई है। जब कैप्टन चश्मे वाला मर गया तो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा नहीं था, किसी ने उस पर चश्मा नहीं लगाया। लेकिन अगली बार जब लेखक वहाँ से गुजरे, हालदार साहब वहाँ से गुजरे, तो मूर्ति पर चश्मा था, सरकंडे का बना हुआ चश्मा जो अक्सर बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब ये देखकर भावुक हो गए और सोचा कि अगर देश की युवा पीढ़ी या बच्चों में अपने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान की भावना है तो हमारे देश का भविष्य उज्जवल है, उसका अंत नहीं हो सकता। तीसरा प्रश्न, बार बार आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। जब हालदार साहब ने पान वाले से बात की थी कि ये चश्मे कौन लगाता है और क्या कैप्टन चश्मे वाला किसी फौज में था, तो पान वाले ने उसका मजाक उड़ाया था कि वह पागल आदमी है, इसलिए ऐसा करता है। हालदार साहब जब कैप्टन की मृत्यु के बाद उस कस्बे से गुजरे और उन्होंने पान वाले से पूछा कि मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है, और पान वाले ने बताया कि कैप्टन मर गया, तब हालदार साहब के मन में ये विचार आते हैं कि हमारे देश के लोग कैसे हैं। जो लोग देशभक्ति अपने मन में रखते हैं उन लोगों का मजाक उड़ाती है,
जिन लोगों ने अपने देश के लिए अपना घर, गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ छोड़ दिया, जिन्होंने अपने आराम, अपने स्वार्थ के लिए कुछ सोचा ही नहीं, देश के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी दे दी, लोग उनका भी मजाक बनाते हैं और खुद इतने बिगड़े हुए हैं या इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि खुद के बिकने के मौके ढूंढते हैं। कहाँ से किस प्रकार वो कुछ कमा लें या कुछ कर लें, इसी में जो रहते हैं, अपने ही सारे प्रचार प्रसार में और अपना ही धन कमाने में जो लगे हुए लोग हैं। तो लेखक कहते हैं कि ऐसे देश का क्या होगा, उस कौम का क्या होगा जो अपने देश के लिए संघर्ष करने वाले लोगों के प्रति सम्मान की भावना नहीं रखती, जो उनका मजाक उड़ाती है और खुद जो इतने गिरे हुए हैं कि खुद बिकने के मौके ढूंढते हैं, छोटी छोटी बातों पर जिनका ईमान खो जाता है। चौथा प्रश्न, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। रेखा चित्र में बेटा वही आप बताओगे, इसमें बताया गया है कि कैसी उसकी शक्ल है, किस प्रकार के कपड़े हैं, कैसे वो बोलता है, कैसे जब वो हंसता है तो उसकी तोंद भी साथ सरकती थिरकती है, किस प्रकार से उसकी जो पान खा खा कर जो बत्ती सी है वो पूरी की पूरी लाल काली हो गई है। तो यही सारी चीज़ें हैं, उसके व्यक्तित्व का हमें पूरा वर्णन करना है। अगर हम बात करें तो हर समय वो पान मुंह में ही रखता है, एक पान थूक देता है फिर दूसरा मुंह में ठूस के वो तभी बात करता है, और जो शरीर उसका है वो बहुत मोटा है, हालांकि वो मजाकिया है, खूब सबका मजाक बनाता है, हंसी मजाक करता है, मोटा है, तोंद निकली हुई है, जब हंसता है तो साथ साथ उसकी तोंद थिरकती है और उसके जो लाल काले दांत हैं वो भी खिल उठते हैं। इसी प्रकार का इसका रेखा चित्र होगा। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। बेटा ये प्रश्न पूरी तरह से आपकी ही कल्पना पर या आपने क्या महसूस किया या आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं उसी पर आधारित होगा। तो आपको क्या करना है, इसमें जब बताया था कैप्टन के बारे में पान वाले ने हालदार साहब से कि वह तो लंगड़ा है, फौज में क्या जाएगा और वो तो पागल है, तो ऐसा जब आपने पढ़ा या सुना तो आपके मन में क्या विचार आए, आपकी क्या प्रतिक्रिया हुई, आपको उसे ही अपने शब्दों में लिखना है। रचना और अभिव्यक्ति। निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। इसमें हम लिखेंगे कि इस पंक्ति से हालदार साहब की देशभक्ति के बारे में हमें पता चलता है। उनको सुभाष चंद्र बोस की वह मूर्ति बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उन्हें पता है कि ये हमारे स्वाधीनता सेनानी थे। उनकी सुभाष चंद्र बोस में गहरी रुचि है। दूसरा प्रश्न, पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। पान वाला संवेदनशील व्यक्ति है, हालांकि वो जब चश्मे वाला बिल्कुल सही था तो वो उसका मजाक भी बनाता है, लेकिन चश्मे वाले की मौत पर वह बहुत दुखी है, उसके आंखों से आंसू निकल आते हैं, तो पता चलता है कि वो बहुत संवेदनशील आदमी है। उसे चश्मे वाले कैप्टन के मरने का अफसोस है, हालांकि उसने उसको बहुत मजाक उड़ाया, लंगड़ा और पागल भी कहा, लेकिन मरने के बाद उसे पता चला कि वह व्यक्ति कैसा था, उसकी क्या कीमत थी। तीसरा, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। कैप्टन देशभक्त नागरिक था और उसे यह बात बिल्कुल सहन नहीं होती थी कि नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के रहे। उसे लगता है कि नेताजी, मन में उसे महसूस होता है जैसे बिना चश्मे के नेताजी को बड़ी असुविधा हो रही होगी, और चश्मे
वाला जो बार बार चश्मा लगाता है, इससे उसकी देशभक्ति का पता चलता है। 7वां प्रश्न, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था, तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा? अपनी कल्पना से लिखिए। बच्चों, आप कल्पना कीजिए, जब हम किसी फौज के अफसर की बात करते हैं, किसी कैप्टन या मेजर की बात करते हैं, तो हमारे मन में किस तरह की इमेज उभर कर आती है? एक लंबा चौड़ा मजबूत सा बड़ी बड़ी नुकीली मूंछों वाला रोबदार व्यक्तित्व, कुछ इसी तरह की कल्पना हम लोग करते हैं। तो ऐसा ही चित्र कुछ लेखक के मन में भी रहा होगा। ये भी बेटे पूरी तरह से आपके कल्पना पर आधारित प्रश्न है, आपकी अपनी सोच पर आधारित है, आप अपने मन से इसे लिख सकते हो। कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? जिस किसी व्यक्ति की मूर्ति लग रही है, उसके प्रति अपना सम्मान प्रकट करना, मुख्य रूप से तो यही उद्देश्य होगा। या ये भी हो सकता है कि जिस प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति उन्होंने लगाई है, लोग उनके बारे में जाने, उनसे प्रेरणा लें और स्वयं भी उनके मार्ग पर चले। आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? बच्चों, यह भी आपकी कल्पना पर आधारित प्रश्न है। आपको कौन सबसे ज़्यादा पसंद है जिसकी मूर्ति आप अपने चौराहे पर लगवाना चाहोगे? ध्यान रहे बच्चों, उत्तर आपका मर्यादा में होना चाहिए। कुछ भी नहीं लिखना है, किसी ऐसे व्यक्तित्व के बारे में ही आप लिखोगे जो वास्तव में हमारे लिए प्रेरणादायी हैं, जिनकी हमारे समाज में एक विशेष उपलब्धि रही है, समाज में एक विशेष स्थान जिनका रहा है, उन्हीं के बारे में लिखना। उस मूर्ति के प्रति आपके और दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? हम अक्सर देखते हैं कि मूर्ति तो लोग लगा देते हैं, लेकिन बाद में उस जगह की कोई देखभाल नहीं होती। कहीं पशु, आवारा पशु उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, कहाँ पक्षी बीट कर रहे हैं, कहीं लोग खुरच खुरच कर वहाँ अपने नाम लिख जाते हैं, या कुछ भी उसकी जो हालत है उसे बिगाड़ देते हैं। तो हमारा किसी भी मूर्ति के प्रति जो कर्तव्य है या जो उत्तरदायित्व है, वो यही रहेगा कि हम उसे संभाल कर रखें, उसके साफ सफाई का ध्यान रखें, और कोई दूसरा भी अगर ऐसा करता है तो हम उसे टोकें। सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। बच्चों, अपने देश के प्रति भक्ति दिखाने के लिए, देश के प्रति प्रेम दिखाने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि हम फौज में भर्ती हों और सीमा पर ही जाकर लड़ें। हम अलग अलग तरीकों से अपने देश की सेवा कर सकते हैं। अब आप क्या ऐसे काम हैं जो करो तो देश की भलाई होगी या देश के प्रति आपका प्रेम प्रकट होगा, ये आप अपनी कल्पना से लिखेंगे। 10वां प्रश्न, कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बैठा दिया। बच्चों, इसे जब आप शुद्ध हिंदी में लिखोगे तो कुछ वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं इसमें, उनको ठीक करोगे। कोई गिराक आ गया, आप लिखिए मानो कोई ग्राहक आ गया, उसको चौड़े फ्रेम का चश्मा चाहिए, तो कैप्टन कहाँ से लाएगा? वह उसे मूर्ति वाले का चश्मा दे देगा और वहां पर दूसरा चश्मा लगा देगा। 11वां प्रश्न, भाई खूब, क्या आइडिया है। इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। भाषा प्रभावशाली बनती है, आसान बनती है, हम अपनी बात को ज़्यादा अच्छे ढंग से कह पाते हैं।
और भाषा में एक प्रवाह आ जाता है। भाषा अध्ययन। निम्नलिखित वाक्यों में से निपात छांटिए और उनसे नए वाक्य बनाइए। पहला प्रश्न, नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। बच्चों, पहले तो आप निपात के विषय में जान लें ताकि आपको खोजने में आसानी रहे। निपात अव्यय शब्द होते हैं। अव्यय शब्द कौन से होते हैं? अव्यय शब्द वो हैं जो किसी भी काल, वचन या लिंग में परिवर्तित नहीं होते। इन्हें अविकारी शब्द भी कहा जाता है। और निपात जो है वो किसी भी बात पर बल देने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इसलिए ही, भी, ये सब निपात हैं। पहला देखते हैं, नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। तो भी किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। तो था। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, इसमें भी आ जाएगा। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे, इसमें तक आएगा। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाची में बदलिए। बच्चों, वाच्य के बारे में भी हम अलग से जानकारी पाएंगे, प्राप्त करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। जिस वाक्य में कर्ता प्रमुख होता है, कर्ता के माध्यम से बात कही गई है, वहां कर्तृवाच्य होता है। कर्तृवाच्य। ये जो दिए गए हैं वाक्य, ये सभी लगभग कर्तृवाच्य वाक्य हैं और हमें इन्हें कर्म में बदलना है। कर्म में जो मुख्य जोर है या मुख्य जो है वो कर्म होता है, वहां कर्ता नहीं है। अब हम इनको पढ़ते हैं और फिर इनको कर्मवाच्य में बदलते हैं। वह अपनी छोटी सी पान दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। वह कर देता है। देखो, अब ध्यान दीजिए आप लोग बच्चों, जो मेन परिवर्तन आना है, मुख्य रूप से जो परिवर्तन आना है वो यहाँ आएगा। जब भी आप एक से दूसरे वाक्य में बदलते हैं तो काल, वचन, लिंग का ध्यान अवश्य रखें, उसी के अनुसार उसे बदलें। वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध, और वह की जगह हो जाए उसके द्वारा। उसके द्वारा अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया जाता है। पान वाला नया पान खा रहा था। पान वाले द्वारा नया पान खाया जा रहा था। ग, पान वाले ने साफ बता दिया था। पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया था। ने की जगह द्वारा लग जाएगा और दिया था की जगह दिया गया था, ये गया और लग जाएगा, इसमें गया था। पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया था। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। ड्राइवर ने की जगह द्वारा हो जाएगा, ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारे गए। नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। ने की जगह द्वारा हो जाएगा, फिर से नेताजी द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया। हालदार साहब ने चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया। हालदार साहब द्वारा चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया गया।
इस प्रकार से हम इनको बदलेंगे। आप अपनी कॉपी में ये कर लेंगे। अब नीचे है, नीचे लिखे वाक्यों को भाववाच्य में बदलिए। जैसे आप चलते हैं, अब चलते हैं, अब चला जाए। बच्चों, जहाँ कर्ता और कर्म प्रमुख ना होकर भाव प्रमुख होता है वहाँ पर भाववाच्य होता है। माँ बैठ नहीं सकती, माँ से बैठा नहीं जाता। मैं देख नहीं सकती, मुझसे देखा नहीं जाता। मैं क्या हो जाएगा, मुझसे देखा नहीं जाता। चलो अब सोते हैं, चलो अब सोया जाए। सोते हैं की जगह हो जाएगा सोया जाए। माँ रो भी नहीं सकती, माँ से रोया भी नहीं जाता। माँ से रोया भी नहीं जाता। तो बच्चों, ये थे आपके आज के प्रश्न। इनको अच्छे से पढ़िए और इनके उत्तर दीजिए। धन्यवाद।